नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। बंगाल में रिजल्ट से पहले दीदी की बौखलाहट एक बार फिर से देखने को मिली है। अब वो कलकत्ता हाई कोर्ट से निकलकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, लेकिन आज उनको बड़ा झटका लग गया। उनके बड़े वकील कपिल सिब्बल को भी अब कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से गलत नहीं है और जो आरोप लगा रही है वो उसका अधिकार है इलेक्शन कमीशन का कि वो राज्य सरकार में किस अधिकारी को चूज करेगी या केंद्र सरकार के किस अधिकारी को कहां पर चूज करेगी, वो अपना देख सकती है। आपको इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं कि क्या इसमें लीगल प्रोसेस हो सकता है और जो कपिल सिब्बल ने दलील दी है वो दलील कैसी है। चलिए जानते हैं। विशाल सर हमारे साथ। सर, जिस तरीके से ममता बनर्जी को एक बार झटका लगा है, क्या कहेंगे कि चाहे कलकत्ता हाई कोर्ट हो, उन्होंने दिया, सुप्रीम कोर्ट में दिया, कपिल सिब्बल भी दलील उनकी जो है फेल हो गई, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि मुझे ये ममता बनर्जी की बौखलाहट लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से सर्कुलर 13 अप्रैल को ही जारी हो गया था और आज हम लोग 2 मई के दिन में हैं, तो उन्हें अगर एप्लीकेशन लगाना भी था बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो उन्हें बहुत पहले ही लगा देना चाहिए था। एट द टाइम और मोमेंट पे आप जो है, जब इलेक्शन 4 तारीख को काउंटिंग होनी है, उसके समय उस ऑर्डर को चैलेंज करना, सर्कुलर को चैलेंज करना, वो भी बिना किसी आधार के, वो गलत है। और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनते हुए साफ तौर पर इस पूरे पिटीशन को रद्द करते हुए कहा कि जो सर्कुलर में गाइडलाइन दिए गए हैं उसको फॉलो करते हुए लेटर एंड स्पिरिट में ये काउंटिंग पूरी की जाए। इसमें किसी को भी रिलीफ इनमें नहीं मिला है ममता बनर्जी को, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लगा है। आने वाले समय में जब हो सकता है कि 4 तारीख को वहां की जनता उनके विरुद्ध वोट देकर हो सकता है कि नए पार्टी को लाए, तो ममता बनर्जी यह भी करते हुए दिखेंगे कि हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्षता नहीं की, हमारे साथ बंगाल की जनता ने निष्पक्षता नहीं की, केंद्र सरकार ने बायसनेस किया है और उसी की वजह से हम चुनाव हारे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बार बार वो अधिकारियों के ऊपर आरोप लगा रही है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि ये बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और उन्होंने इसलिए कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट का। तो जो आप बोल रहे हैं कि आरोप फिर से लगाया जाएगा, क्या अब इसमें वो बायसनेस दिखेगी? क्योंकि जनता भी 2 धड़ों में बटी हुई है, कुछ जो है हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आज ऑनरेबल जस्टिस जोय माला बॉक्सी ने एक बात बहुत ही क्लियर की कि ऑफिसर इज ऑफिसर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का। और इलेक्शन कमीशन अगर किसी को इलेक्शन को सही तरीके से प्रोसीड करने के लिए अपॉइंट करता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को मानते हुए अपने काम को करेंगे, न कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए करेंगे। इसमें दूसरा जो मुद्दा कपिल सिब्बल साहब के द्वारा उठाया गया कि क्या जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो 45 दिनों बाद तक रखी जानी चाहिए कि नहीं, जिसपे ऑनरेबल कोर्ट ने पहले कहा कि नहीं, वीडियो को रखना चाहिए, लेकिन जब जो सीनियर एडवोकेट अपीयर हो रहे थे उन्होंने कहा कि हम तो 45 दिनों तक इस पूरी काउंटिंग का वीडियो बनाकर रखेंगे, अगर किसी को चैलेंज करना है तो हम आगे तक रखेंगे। इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कपिल सिब्बल साहब की बात को नकार दिया कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि वीडियो को 45 दिनों के ज्यादा भी रखा जाए। तो कहीं ना कहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है और मैं इसमें सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं कि जो लीगल पॉइंट है वो बहुत ही क्लियर है। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन 3 तरीके के ऑफिसर को किसी भी चुनाव को कंडक्ट कराने के लिए, इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए नियुक्त करता है। पहला ऑफिसर जो होता है वो ऑब्जर्वर होता है, दूसरा पोलिंग एजेंट होता है और तीसरा जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। इसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा वो क्लास बी का होगा और जो एजेंट होगा वो क्लास सी का होगा और जो इलेक्शन ऑब्जर्वर होते हैं वो सेंट्रल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इस जो सर्कुलर और नोटिफिकेशन जो 13 अप्रैल की बात हो रही थी, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि एक एजेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट का होगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। और इसी बात को आज जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा नियुक्त किए गए थे सीनियर एडवोकेट, उन्होंने भी माना कि हम तो तैयार हैं सर्कुलर के आदेश को चलने के लिए। देखिए, ये पूरा केस अब कोर्ट की नज़र में बदला जा रहा है। जो पिटीशन लगी हुई थी वो सर्कुलर को हटाने के लिए लगी हुई थी, सर्कुलर को सेट असाइड करने के लिए लगी थी, लेकिन कोर्ट ने जब मामला डिसमिस कर दिया तो ऑनरेबल सीनियर एडवोकेट का कहना था कि जो सर्कुलर है उसे ही फॉलो कर लिया जाए, तब भी हम लोग सही हैं, ठीक है जी। तो अभी देख रहे हैं आप, लगातार जहाँ जहाँ काउंटिंग हो रही है, दीदी के लोग भी वहाँ के, उनके ऑब्जर्वर भी हैं और दीदी खुद वहाँ पर जा रही हैं। अब इस बार क्या उनको डर का, मतलब हार का डर सता रहा है या डरी हुई है, जो जिसकी वजह से ये बौखलाहट देखने को मिल रही है? जी देखिए, जब से चुनाव हुआ है तब से इस साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को पता चल गया है कि इस बार वो राज्य में हार रही हैं और उसका 2-3 साइन इन्होंने दिया। जो लास्ट दिन इलेक्शन का था तब भी उन्होंने कहा कि पूरा इलेक्शन फेयरनेस के साथ नहीं हुआ, इसमें बायसनेस था और इसमें निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगा कि
कोई भी कैंडिडेट, इवन कि इंडिविजुअल कैंडिडेट जो किसी पार्टी के सिंबल पे नहीं लड़ रहा है, जो चुनाव किसी क्षेत्र में लड़ता है, उसको भी अपने एजेंट अपॉइंट करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है, इलेक्शन कमीशन देता है। तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट के एजेंट, उसके बाद से स्टेट गवर्नमेंट के एजेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट, और इन सब की वीडियोग्राफी होना, इसमें कहीं से भी कोई बायसनेस नहीं है। क्योंकि अगर इतने स्तर के बाद भी अगर बायसनेस हो जाए तो कहीं ना कहीं आप सीधे तौर पर भारत के संविधान के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। और मैं मानता हूं कि अगर किसी भी कैंडिडेट को या किसी भी पोलिंग बूथ पर ऐसा लगे कि गलत हो रहा है, सही से जांच नहीं हो रही है, काउंटिंग नहीं हो रहा है, तो वो वहीं पर रिटर्निंग ऑफिसर से अपने ऑब्जेक्शन को लिखवा सकता है, बोल सकता है। अगर किसी को वोट भी ज्यादा पड़े होंगे तो वीवीपैट से मिलान होंगे, ईवीएम से मिलान होंगे। लेकिन इस तरीके का बौखलाहट दिखाना, इस तरीके का एनार्की दिखाना, इस तरीके का कहीं ना कहीं बिना मतलब के ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर क्रिएट करना, ये बहुत ही गलत था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए इस पिटीशन को डिसमिस किया। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से अभी ममता बनर्जी लगातार आरोप लगा रही हैं, कपिल सिब्बल भी उनका वो जो 13 अप्रैल का नोटिस है उसको लेकर भी उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है, सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने अपनी बात रखी है। क्या ये सब करने से कुछ दांव पेच बदलेगा या फिर ये फड़फड़ाहट है? नहीं, बिल्कुल फड़फड़ाहट है और ये एन वक्त पे डिरेल करने की कोशिश है। 13 अप्रैल को ये वो नोटिफिकेशन आ गया था इस चीज़ को लेकर के, और उसके बाद अगर वो जाना चाहिए तो तुरंत उनको एक्शन लेना चाहिए था। उन्होंने अब बहुत लास्ट मोमेंट का वेट किया, और आज जबकि 2 मई है उसको लिस्ट करवा करके और इमरजेंसी में एक बेंच बनानी पड़ी ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब को और पीएस नरसिम्हा और ऑनरेबल जस्टिस जयमाला बागची कोर्ट नंबर 5 में इसमें बैठे और सुने। लेकिन मेरिट में जिस चीज़ को बता रहे थे विशाल जी भी कि वो जो नोटिफिकेशन है 13 अप्रैल को, उसको ही क्वेश्चन करने के रिट पिटीशन फाइल किया था। वो जब बात नहीं बनी तो फिर ये आ गया माइक्रो ऑब्जर्वर और इन सब चीज़ों को लेकर सर स्टेट गवर्नमेंट का जस्टिस जयमाला बागची ने क्लियर कह दिया कि वहाँ पे आर्टिकल 324 में साफ साफ पावर है इलेक्शन कमीशन को, किसको अपॉइंट में किस अथॉरिटी को रखता है, उसके लिए आप ये नहीं करेंगे। हाँ, दमासेस दैट नायडू जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की तरफ से थे, उन्होंने ये कहा कि 13 अप्रैल का जो नोटिफिकेशन है उस एज पर अगर स्टेट गवर्नमेंट की भी हम कर्मचारी को रखेंगे, लेटर और स्पिरिट को मानेंगे। जहाँ तक रही सीसीटीवी फुटेज की बात, वो भी 45 डेज का है। तो ये मान के चलिए कि ये लास्ट मोमेंट का एक तरीके से डिरेल करने का, किसी भी तरीके डिरेल हो जाए और हम कुछ हेर फेर कर पाए। कारण क्या है, जब भी आप ठीक है कि जब इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन अंदर में पूरा प्रशासन आ जाता है, लेकिन टेक्निकली देखें तो पुलिस प्रशासन और सारी चीज़ें जो होती हैं वो गृह विभाग के अंदर होती है, राज्य सरकार में। तो ममता बनर्जी अपने उस दिन भी देखेंगे, परसों वीडियो में करी पोलिंग एजेंट पे पहुंच गए भवानीपुर में कि मैं अभी 10,000 लोगों को बुला लूंगी, सारा कुछ कर लूंगी। तो थ्रेट देने की कोशिश है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि फ्री और जो फेयर इलेक्शन है वो आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन कराने का है, और इंदिरा गांधी और राजनारायण के केस में 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है, और ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है कि संविधान के अंतर्गत हर राज्य में, हर चाहे बंगाल हो चाहे यूनियन के किसी भी इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन के दौरान पूरा अधिकार होता है। हम डायरेक्ट कोर्ट ने यह भी कहा कि हम डायरेक्ट कोर्ट को इलेक्शन कमीशन को नहीं कर सकते कौन से कर्मचारी कहाँ रहेंगे, क्योंकि ये उनका अपना प्रेरोगेटिव है कि अपने सुविधा अनुसार, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपने पूरा बॉडी भले हो लेकिन उनके पास इतने ह्यूमन संसाधन नहीं है, तो स्टाफ उनको यहीं से ले जाने पड़ते केंद्र से और सारी चीज़ों से। जैसे अभी यूपी के भी एक शर्मा जी गए हुए एसपी हैं, तो कई बार चूंकि स्टाफ उनके पास उतना नहीं है तो वो यहाँ से ले जाएंगे। अच्छा, शर्मा जी के ऊपर भी आरोप लगा है कि वो डरा धमका के कहीं ना कहीं एक पार्टी के लीडर के तौर पर काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बायस्ड है। और आप दूसरी तरफ देखिए कि बार बार ममता बनर्जी अब सुप्रीम कोर्ट, ईवीएम और तमाम इलेक्शन कमीशन के ऊपर, क्या आपको लगता है इलेक्शन कमीशन और ये जो अजय की आपने बात की, जो एसपी है वहाँ पे अजय पाल, उन्होंने भी कुछ बायसनेस दिखाई है, ऐसा लगता है? बायसनेस नहीं, देखिए इलेक्शन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना उस जो इलेक्शन कमीशन के अंदर में आता है, और इलेक्शन कमीशन उनको वहाँ भेजा है। तो अजय पाल जो कर रहे हैं अपने विधि के सम्मत काम कर रहे हैं और लॉ के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत। रही बात ममता बनर्जी के एलिगेशन की बात, वो देखे होंगे यहाँ पे इन पर्सन अपीयर विद एसआईआर का मामला। एसआईआर जब से एसआईआर शुरू हुआ, पूरा खेल का जड़ उनका एसआईआर का था, क्योंकि उनको हम सबको पता था कि एसआईआर होते ही जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो रोहिंग्याज हैं, बांग्लादेशी हैं, सबको हटाया जाएगा, इनका रोल कटेगा, और इनके वोटर जब कटेंगे बौखलाहट में सब कुछ कर रही है। इलेक्शन कमीशन को कभी ज्ञानेश कुमार को मोदी का एजेंट बताती है, अभी वो कहती है कि सीबीआईडी कर रही है, अभी ये सुप्रीम कोर्ट में भी बार बार आ रही है, कलकत्ता हाईकोर्ट मैटर नहीं चलने दे रही, आरजी मेडिकल कॉलेज वाले केस में आप जानते हैं क्या हुआ। तो कहने का मतलब वो इस टाइम जो 2026 में उनको पता है कि सत्ता खिसक रही है और लोग जाग रहे हैं, और उनके मेन जो जिस वोटर के दम पे वो फरफराती थी या कूदती थी, वो इनका इस बार 30 लाख 35 लाख वोटर इनके खत्म हुए, क्योंकि वो इलीगल थे, सारा कुछ आधार कार्ड पैन कार्ड बना लेते थे और इलेक्शन कार्ड। लेकिन इस बार चूंकि बदल रही है लोक जनता, इनका वोटिंग में देखिए रिकॉर्ड 92% वोटिंग हुई है। तो उस लास्ट टाइम बौखलाहट में वो तमाम मशीनरी पे आरोप लगा रही, तमाम कोर्ट भाग दौड़ कर होना कुछ नहीं है। आज चीफ जस्टिस ने डिसाइड वो करते, वो मतलब ऑनरेबल चीफ जस्टिस जयमाला बागची
KPS नरसिम्हा ने इनके रिट को डिसमिस करते हुए साफ साफ कह दिया कि 4 को अब काउंटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन को उनको इतना ही कहा कि जो आपके जो नोटिफिकेशन 13 अप्रैल वाला है वो आप लागू करिए, उसमें आप देख लीजिए कि उन्होंने ये भी नहीं कहा कि इस बूथ पे कितने कितने लोग आपके स्टेट के होंगे, कितने यूनियन के होंगे, वो प्रेरोगेटिव इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, वो अपना करेंगे केंद्र सरकार की तरफ से होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इनकी हार हो गई आज, फाइनल हार। ठीक है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन को खरीद सकती है, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकती है, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि KPS गिल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इलेक्शन जिस भी स्टेट में होते हैं उसका इलेक्शन कमीशन उस स्टेट का जहां भी हो उसकी पूरी जिम्मेदारी है। रही बात बीजेपी खरीदने की, सीधी सी बात है। अब यही अगर कांग्रेस जीते तो कहेंगे संविधान कोर है, संविधान की जय हो, संविधान ठीक है। जहां कहा लोकतंत्र की जय हो, जहां पे बीजेपी सरकार आ जाए तो वहाँ EVM चोरी हो गया, लाल वाला संविधान लेके खड़े हो जाएंगे, संविधान खतरे में है, चौकीदार चोर है, तमाम ये सिर्फ नैरेटिव्स हैं। बीजेपी हो कांग्रेस है, इससे इसका मतलब बीजेपी अभी शायद 2014 से मान ले, इससे पहले तो कांग्रेस से, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि पास्ट में कांग्रेस ने सबको खरीद लिया। तो ये सिर्फ महज आरोप है और धांधलीबाजी है, और इस तरीके से आरोप लगाना मैं मानता हूँ बहुत गलत है। एक संवैधानिक निकाय है, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक संविधान के अकॉर्डिंगली पूरा पावर किया गया, तो उस एक मशीनरी को इस तरीके से आरोप लगाना गलत है। आप हार जीत आप अपने जनता के बीच में जाइए, आप आत्मविश्लेषण करिए। आप जैसे फॉर एग्जांपल बिहार में 0 सीट मिला प्रशांत किशोर, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है, सीधी सी बात है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि यहाँ पे ममता बनर्जी की बौखलाहट है, वो उनको पता है कि इस बार उनकी सत्ता जा रही है, लोग बीजेपी को मौका देना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए वहाँ पे पहले कम्युनिस्ट थे, अब उसके बाद ममता बनर्जी ने भी बेड़ा गर्क ही कर दिया, तो अब लोग उब चुके हैं। अब उन्होंने देखा कि नए बीजेपी को सारा कुछ जो रुझान आ रहे हैं, जो अभी तक मीडिया, तो 4 तारीख को पता चलेगा कि एक्चुअल मतलब जो अभी एग्जिट पोल कितने में बदलता है। लेकिन जो अभी एग्जिट पोल को देखते हुए सारी चीज़, उन्होंने एग्जिट पोल को भी सवाल किया कि सारे बीजेपी के, तो वो तो अभी कुछ भी कहेंगे तो बीजेपी को ही आ जाएगा। तो वो अब यहाँ मसला ये है जनता के, अब देखिएगा जैसे 4 तारीख को हो जाएगा, 4 तारीख भी, तो 4 तारीख बाद भी कहेंगे नहीं जी मैनिपुलेटिव वोट हैं, हमारे थे, हमारे काट दिए, तो वो सारा कुछ है। वो अभी भवानीपुर से लेकर हर जगह EVM पे हैक होने के बाद EVM सुरक्षित टेम्पर करने की कोशिश। अभी देखिए अभी एक जगह आज फिर से रीपोलिंग हो रही है, वहाँ पे बीजेपी के जहाँ पे था उसको उन्होंने ढक दिया था। अब सोचिए टेप से ढके, अब कैसे पॉसिबल है? तो कहीं ना कहीं वहाँ पे रीपोलिंग करानी पड़ी इलेक्शन कमीशन को। तो इलेक्शन कमीशन पे आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है कि सरकार को खत्म घेरो, जो संवैधानिक इनका इलेक्शन कमीशन हो, चाहे CBI हो, ED हो, उनको घेरो, काम करे तो दिक्कत, काम ना करे तो दिक्कत। तो ये कहीं ना कहीं नैरेटिव्स हैं, और मैं मानता हूँ कि इसको लेकर के जनता जाग चुकी है। जनता अब अपना मत इस बार दे देगी, और दीदी को इसका भुगतान होना ही होना है। सर अभी SIR में जिस तरीके से भी सर ने जिक्र किया कि वहाँ पर बांग्लादेशी थे, रोहिंग्या थे, उनको बसाने का काम किया, अब उसकी गूंज जो है बांग्लादेश के संसद तक पहुँच गई है। वहाँ के सांसद अब संसद में जिक्र कर रहे हैं कि अगर बांग्लादेश में, बंगाल में बीजेपी आ गई तो फिर बांग्लादेशियों को भगा देगी, या बांग्लादेशी अब इंटर नहीं कर पाएंगे बंगाल में। तो इसके पीछे क्या नैरेटिव है? क्या जानबूझ के सरकार जो थी उनसे मिली हुई थी, या फिर इस तरीके का स्टेटमेंट आना देश के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कितना खतरनाक है? देखिए भारत एक ऐसा देश है जिसने बांग्लादेश को सुरक्षित करने के लिए 1971 में वहां के पुलिस प्रोटेक्शन दिया, और वहां पे कई सारे पाकिस्तानियों को बाहर कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने जो हालात बांग्लादेश के बना के रखे थे वो बद से बदतर थे। और भारत ही वो ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा शरणार्थियों को शरण देने वाला है, और उसमें सबसे ज्यादा लोग बांग्लादेशी हैं। तो कहीं ना कहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी कहना था कि शरणार्थियों के लिए हमारे कानून बहुत ही क्लियर है, हम उनको प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन जो अवैध घुसपैठिए हैं उनके लिए हम रेड कारपेट नहीं बिछाएंगे। भारत देश के सभी संसाधनों पर पहला हक भारतीय नागरिकों का है, और उसे हम किसी और को इंक्रोच करने नहीं देंगे। इसी बात को लेकर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक मैटर की सुनवाई करते हुए भी कहा था कि अवैध घुसपैठिए, अवैध रोहिंग्ये इस देश से बाहर निकाले जाए, कानून बनाया जाए, और जो महिलाएं हैं या प्रेग्नेंट लेडी हैं उन्हें थोड़ा सा समय दिया जाए, और बाकी लोगों को तुरंत से तुरंत बाहर किया जाए जिनके पास कोई लीगल प्रूफ नहीं है। तो कहीं ना कहीं SIR कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, और ये 8वां SIR था। इसके पहले 7 बार ऑलरेडी SIR कांग्रेस के समय में हो चुका है, तो इसमें तो किसी को परेशानी होनी ही नहीं चाहिए थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसी मैटर को सुनते हुए एक कमेंट और भी किया था कि और भी राज्यों में SIR हो रहे हैं, क्यों सिर्फ बंगाल को ही दिक्कत हो रही है? क्योंकि बिहार में हुआ SIR, उत्तर प्रदेश में SIR हुआ, दिल्ली में होने जा रहा है, तो क्यों सिर्फ बंगाल को ही दिक्कत आ रही है? तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जानबूझकर ऐसे अवैध घुसपैठियों को अपने यहाँ बसाना चाहती थी, अपने लिए चुनाव में उपयोग करना चाहती थी, जिससे कि स्टेट मशीनरी फेल हो। और इसके पहले के चुनाव की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने देखा था मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि एक ऐसा भी मामला आया था जहाँ की पूरे जिले में एक
छोटे से कस्बे को घेर लिया गया था और उन्हें वोट देने के लिए बाहर नहीं निकलने दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर ये वोट देंगे तो दूसरी पार्टी को वोट देंगे, टीएमसी को नहीं करेंगे और टीएमसी हार सकती है। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि पूरे एसआईआर पूरा इलेक्शन कमीशन फेयर रूप से अपना काम किया और उसी की बदौलत, प्रोटेक्शन की बदौलत, सीएपीएफ की बदौलत, सीआरपीएफ की बदौलत और अजय पाल शर्मा जैसे निर्भीक अधिकारियों की बदौलत ही भारत का वोटिंग परसेंट बंगाल के अंदर 10% बढ़ा है और ये एक मजबूत लोकतंत्र की निशानी है। ऐसे लोकतंत्र में अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, 92% सरपास करता है, तो कहीं ना कहीं हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत के लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। यहाँ पे कुछ लड़कियां भी जान लेते हैं, क्या लगता है कि इस बार बंगाल इलेक्शन में ममता दीदी अपना फूल खिला पाएंगी या बीजेपी का फूल खिलने वाला है? क्योंकि क्या लगता है कि बंगाल में जिस तरीके से लड़कियों को लेके उनके वर्डिक्ट आए थे और वो उन्होंने कहा था 7 बजे के बाद घर से नहीं निकलना चाहिए, कैसे देखते हो आप कि क्या हो सकता है? जी, मुझे लगता है ममता दीदी जो हैं ये सब बस कवर करना चाहती हैं, अपील डाल रही है ममता दीदी, बस ये सब कवर करने की कोशिश है और कुछ नहीं है, ताकि वो इलेक्शन जीत सके। और दूसरी चीज़ ये जो थी कि 10 लाख दे देंगे या 5 लाख दे देंगे या 7 लाख दे देंगे, पैसों से कभी भी हर चीज़ नहीं खरीदी जाती है। मेरा ये मानना है, एक जो महिला होती है उसका हक होता है एम्पावर होना, उसके अलावा उसकी सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है, लेकिन ममता दीदी ने ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब इस बार बंगाल इलेक्शन, आपको क्या लगता है कि इस बार बंगाल इलेक्शन का जो रुख है वो किस तरफ जाने वाला है? क्या लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है या फिर वो बीजेपी के पक्ष में कहीं ना कहीं सारी चीज़ें कर रहा है? हाँ, देखिए, जैसे हमें हमारे सीनियर सर ने बताया कि ये सिर्फ बौखलाहट है ममता दीदी की जीत से, हार से पहले की। तो जहाँ तक मेरे को लगता है टीएमसी इस बार हारेगी और जैसा कि सर ने हमारे मीडिया बाइट में भी बताया था कि 180 से 190 या 200 तक सीट्स मिलेंगी बीजेपी को और वो दिख रहा है एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं मिलते हुए। तो जहाँ तक है इस बार ममता दीदी की हार निश्चित है। आप क्या कहोगे जिस तरीके से लड़कियों को लेकर दीदी का एक स्टैंड रहा है बंगाल में, उससे क्या वो बड़ा मुद्दा बनेगा इस बार के इलेक्शन में? या फिर महिला आरक्षण भी एक बड़ा मुद्दा आया था, उससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो अपना काम कर रही है वो एकदम सही तरीके से कर रही है और ममता दीदी जो ये नया 10 लाख और 7 लाख वाला जो ये बात बोल रही हैं, ये कभी भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि एक औरत का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि वो अपने जगह पे सिक्योर रहे और उनके साथ गलत होता है तो उनको इस अन्याय के बजाय उनको सेफ्टी और प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो बस चलिए, तो देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स का कहना है कि किस तरीके से बंगाल इलेक्शन में जो चीज़ें हुई है, चाहे इलेक्शन कमीशन कर रहा है, बीजेपी कर रही है, यहाँ वहाँ के जो पीएसयू अधिकारी हैं उस पर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर लेकर लोगों का यही स्टैंड है। आप क्या कुछ कहेंगे, आप हमें ज़रूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।